आइए डिस्कशन करते हैं ऑसिलेशन के पार्ट 2 आज। और मैं आपको बता दूं कि ऑसिलेशन के पार्ट 2 में आज जो डिस्कशन होगी वो होगी एसएचएम एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की, जो लेक्चर 1 में भी किया था हमने थोड़ा बहुत। फिर से एक बार रिडिस्कस करेंगे कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्वांटिटीज़ को निकालने में कैसे मदद करता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और उसके बाद कोई भी पार्टिकल अगर एसएचएम परफॉर्म कर रहा है तो उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, वेलोसिटी क्या होगी, उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, इन तीनों की मैथमेटिकल इक्वेशंस क्या होंगे, क्योंकि इनके ऊपर क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं। और इन तीनों को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करें, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करना है। और सबसे लास्ट में इनका आपस का रिलेशन, एक्स और वी का क्या रिलेशन है, वी और एक्सेलरेशन यानी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का म्यूचुअल रिलेशन क्या है, और एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन क्या है, और इनके बीच में ग्राफिकल रिलेशन क्या है, इनके ग्राफ्स कैसे बनते हैं, इनके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और या फिर आ सकते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट डिस्कशंस इस लेक्चर में किए जाने हैं। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एसएचएम एंड यूसीएम के साथ, ताकि आपको इनके पीछे का बैकग्राउंड समझ आए और चीज़ें क्लियर हो। तो शुरू करते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चर्चा शुरू करते हैं एसएचएम एंड यूसीएम की। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और एसएचएम, इनका आपस में क्या रिलेशन है, सबसे पहले उसको समझते हैं। क्या होता है जब कोई पार्टिकल टू एंड फ्रो मोशन करता है, मान लीजिए यहाँ जा रहा है और फिर यहाँ से वापस आ रहा है मेन पोजीशन तक, दूसरी तरफ जा रहा है और दूसरी तरफ से वापस आ रहा है। जैसे सिंपल एग्जांपल है, सिंपल पेंडुलम का भी ले सकते हैं और स्प्रिंग का भी ले सकते हैं। सिंपल पेंडुलम ऐसे गया और फिर एक्सट्रीम पोजीशन से वापस आया और ऐसे आया। तो इस मोशन में आप देखते हैं यहाँ एक ऐसी प्लेस है, मेन पोजीशन, यहाँ वेलोसिटी बहुत हाई है, एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर वेलोसिटी 0, फिर यहाँ मैक्सिमम, फिर यहाँ 0 और फिर यहाँ मैक्सिमम। ऐसे ही जब यहाँ से जा रहा है तो यहाँ 0 वेलोसिटी, फिर वापस आते वक्त यहाँ मैक्सिमम, फिर वेलोसिटी घटती घटती 0 और फिर वापस आके यहाँ मैक्सिमम। इस फेज़ में इसकी बहुत अच्छे से प्रॉपरली इसकी एनालिसिस के लिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हमारी मदद करता है। कैसे मदद करता है उसको समझिए। मान लिया एक पार्टिकल यूसीएम परफॉर्म कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। अब आपको कहीं ना कहीं पता है यूसीएम का मतलब होता है एक ऐसा सर्कुलर मोशन जिसमें स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो मान लिया कि कोई पार्टिकल यहाँ से चलना शुरू होता है और ये ऐसे ऐसे परफॉर्म कर रहा है। अब आपको क्या करना है, ध्यान से समझिए। वैसे तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एसएचएम का बिल्कुल पार्ट नहीं है, लेकिन ये बड़ी ही खूबसूरती से एसएचएम की मैथमेटिकल इक्वेशंस को डिटरमाइन करने में हमारी हेल्प करता है। कैसे करता है? अगर एक पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म कर रहा हो, अगर आप क्या करिए, उसके ऊपर एक स्क्रीन रखिए और उसके ऊपर थोड़ी रोशनी डालिए। रोशनी का मतलब आप थोड़ी लाइट दीजिए उसके ऊपर, टॉर्च से या फिर सन से या कैसे भी आपको क्या करना है, इसके ऊपर लाइट देना है। अब अगर आप लाइट देते हैं तो सोचिए अगर पार्टिकल यहाँ है अपने आईपी के ऊपर, आईपी का मतलब इनिशियल पोजीशन के ऊपर, तो क्या उसकी शैडो यहाँ बनेगी, यहाँ शैडो, उसकी शैडो यहाँ बनेगी, यानी उसकी छाया यहाँ बनेगी। अब जैसे जैसे ये ऊपर जाना शुरू करेगा वैसे वैसे इसकी शैडो ऊपर जाएगी, और जब ये यहाँ पहुँच जाएगा तो इसकी शैडो एग्जैक्टली यहाँ आ जाएगी। उसके बाद फिर से जैसे ही नीचे आना शुरू होगा, इसकी शैडो नीचे आनी शुरू होगी, यहाँ आते ही शैडो फिर से वापस वहीं आ गई। अब नीचे जाएगा तो शैडो दूसरी डायरेक्शन में, और जैसे ही यहाँ आ गई ये शैडो यहाँ पहुँच जाएगी। फिर जैसे ही ये ऐसे जाना शुरू होगा वापस शैडो ऐसे आएगी। मतलब एक पार्टिकल जो यूसीएम परफॉर्म कर रहा है, क्या उसकी शैडो ऐसे ऐसे जाती हुई दिखेगी? ये शैडो एसएचएम परफॉर्म करती है। यानी कि आप ये कह सकते हो कि प्रोजेक्शन ऑफ ए पार्टिकल विच इज परफॉर्मिंग यूसीएम, प्रोजेक्शन का मतलब उसको प्रोजेक्ट किया किसी स्क्रीन के ऊपर, तो प्रोजेक्शन ऑफ ए पार्टिकल विच इज परफॉर्मिंग एसएचएम कैन बी टर्म्ड एज सिंपल हार्मोनिक मोशन, या प्रोजेक्शन विल डू सिंपल हार्मोनिक मोशन। किसका? प्रोजेक्शन ऑफ ए सिंपल पार्टिकल ऑफ ए पार्टिकल विच इज डूइंग यूसीएम विल डू सिंपल हार्मोनिक मोशन, यानी कि एसएचएम। यानी कि आप अगर एसएचएम की एनालिसिस करना चाहते हैं तो ऐसा समझिए कि जो पार्टिकल एसएचएम कर रहा है वो पार्टिकल असल में एक शैडो है, और वो एक्चुअल में वो जो पार्टिकल है जिसकी शैडो है वो पार्टिकल ऐसे सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है।
इसके गजब गजब के फायदे होंगे अगर आप ध्यान से समझेंगे तो। पहला कि अगर ये पार्टिकल ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा है तो ये इसमें इसकी स्पीड कांस्टेंट है, इसका मतलब ये है, आप जानते हैं v इज टू आर ओमेगा, यहाँ r कांस्टेंट है, अगर स्पीड कांस्टेंट होगी इसका मतलब ओमेगा भी कांस्टेंट है। तो जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा होता है तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, यानी कि वो कांस्टेंट टाइम में कांस्टेंट थीटा स्वैप करता है। अब ये बात यहाँ विजुलाइज नहीं की जा सकती। कई फायदे हैं सर्कुलर मोशन के। ये इक्वल टाइम में इक्वल थीटा, जैसे अगर ये वाला टाइम 5 सेकेंड का है तो 30 डिग्री है, तो अगला 30 डिग्री 5 सेकेंड, अगला 30 डिग्री 5 सेकेंड, अगला 30 डिग्री 5 सेकेंड, उसको आप यहाँ कहाँ विजुलाइज कर पाएंगे। तो इससे अच्छा है कि इस एसएचएम को एनालाइज करने के लिए आप एक सर्कुलर मोशन बनाइए और इस पे आराम से आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। पहला फायदा विजुअलाइजेशन ऑफ एंगल। फायदे समझिए, मैं बता रहा हूं कि यूसीएम को प्लॉट करने के फायदे क्या क्या हैं। पहला फायदा ये है कि आप एंगल को अच्छे तरीके से विजुअलाइज कर पाएंगे, कांस्टेंट वेलोसिटी को और कांस्टेंट ओमेगा को अच्छी तरीके से आप यहां विजुअलाइज कर पाएंगे, वो चीज यहां विजुअलाइज नहीं होगी। दूसरा फायदा, सेकेंड फायदा, मान लिया किसी इंस्टेंस में आपको ये वाली डिस्प्लेसमेंट निकालनी है तो आप यूसीएम में एक ट्रायंगल बना सकते हैं और आपको ये वाला पता है रेडियस का मतलब एक एम्पलीट्यूड, जैसे देखिए यहाँ से यहाँ तक रेडियस है, इसी रेडियस को आप मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं, यहाँ से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आपको पता है, इसी का दूसरा नाम होता है एम्पलीट्यूड। तो अगर आपको ये एम्पलीट्यूड निकालना है जो कि रेडियस का काम कर रहा है, तो अगर ये रेडियस एम्पलीट्यूड का काम कर रहा है तो ये भी रेडियस एम्पलीट्यूड का काम करेगा। यानी इस ट्रायंगल में, जो ट्रायंगल यहाँ बन रहा है ट्रिग्नोमेट्री में, इस ट्रायंगल का आपको हाइपोटेनियस पता है, परपेंडिकुलर साइन थीटा की हेल्प से निकाल लेंगे। अगर आपको ये वाला डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा या डिस्टेंस निकालनी होगी तो ये बेस है, इसको आप कॉस थीटा से की हेल्प से निकाल लेंगे। यानी अल्टीमेटली ये ट्रायंगुलर शेप भी यहाँ नहीं बन सकती, वो सर्कुलर मोशन में ही बन सकती है। इसीलिए एसएचएम की एनालिसिस के लिए हम लोग हेल्प लेते हैं किसकी? सर्कुलर मोशन की। लेकिन ऐसा नहीं कि सर्कुलर मोशन एसएचएम है, नहीं, सर्कुलर मोशन की प्रोजेक्शन एसएचएम है। ये इंटरेस्टिंग बात है और इसी की हेल्प से आप इसको निकाल सकते हैं, ओमेगा को विजुअलाइज कर सकते हैं। कई फायदे हैं इसके जो आपको धीरे धीरे यहाँ समझना होगा। तो आई होप कि आपको यूसीएम समझ आ गई। अब वापस आइए कि आखिर आपको ये तो समझ आ गया कि एसएचएम में ये हेल्प करता है। अब जिसकी मैंने बात कही है कि आखिर डिस्प्लेसमेंट निकालने का प्रॉपर तरीका क्या है, तो एक बार मैं हटाता हूं और प्रॉपर इस यूसीएम की हेल्प से हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं और वही इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट होगी। तो आई होप आपको बेनिफिट पता लगी कि बिना सर्कल मोशन की विजुअलाइज करना काफ़ी टफ है। यही एसएचएम एंड यूसीएम की टॉपिक का कॉम्बिनेशन है। आई होप आपको समझ आया। अब इसको हटाता हूँ और फिर से एक बार इसको प्लॉट करते हैं। सो यूसीएम की हेल्प से आप डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाल सकते हो, यानी कि पोजीशन की एक्सप्रेशन कैसे निकाल सकते हो, किसी भी इंस्टेंस में उसकी क्या पोजीशन है जो पार्टिकल परफॉर्म कर रहा है, उसको निकालने का एक बड़ा ही बेसिक सा तरीका है। मान लिया कि पार्टिकल यहाँ से मूव करना शुरू करता है और किसी यहाँ t = 0 है और यहाँ t टाइम में वो यहाँ पहुँच जाता है कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से, क्योंकि एसएचएम करता है तो इसका मतलब उसकी स्पीड कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट है अगर उसको सर्कुलर प्रोजेक्शन में रखें तो। वैसे भी यहाँ ओमेगा कांस्टेंट होगा, तो आप उसी को यहाँ प्लॉट कर रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मान लेते हैं शुरुआत की पोजीशन से फिलहाल ये थीटा डिग्री चल चुका है। मतलब क्या है? मतलब ये समझिए कि वो अभी कहीं यहाँ है, उसकी शैडो कहाँ है? यहाँ है। अगर आपको ये वाली हाइट निकालनी है, इसको फिलहाल मैं y मान लेता हूँ, ये y निकालनी है, तो इस y को आप यहाँ भी ट्रायंगुलर फॉर्मेट में यहाँ भी इसको प्लॉट कर सकते हैं और इसको y लिख सकते हैं, ये सर नो। और ये जो रेडियस है और ये रेडियस है, इसी को आप एम्पलीट्यूड कह रहे हैं, a मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, इसी को एम्पलीट्यूड कहा जाता है। तो अगर ये a है, ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा? a ही हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। तो a के रेस्पेक्ट में भी y की क्या सिचुएशन है, इसको निकालने के लिए आप इस ट्रायंगल को देखिए। ये राइट एंगल ट्रायंगल जो फॉर्म हुआ है, ये राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर अगर आप साइन थीटा लगाएंगे तो आप ये देख सकते हैं साइन थीटा = परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, यानी कि y/a, यानी कि y को लिखा जा सकता है a sin थीटा। y को क्या लिखा जा सकता है? a sin थीटा।
आई होप आपको क्लियर है। y को लिखा जा सकता है a sin थीटा। ये y क्या है, डिस्प्लेसमेंट है या फिर पोजीशन है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब आप समझ सकते हो ये वाली डिस्प्लेसमेंट, या फिर पोजीशन। अभी फिलहाल ये किस पोजीशन पे है, y की क्या पोजीशन है, इसके लिए ये वाली इक्वेशन आ गई। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है। आई होप आपको समझ आया। एक और बात, आप जानते हैं ओमेगा का फॉर्मूला होता है थीटा बाई टाइम। ओमेगा को आप कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी, तो थीटा बाई टाइम है, तो यहाँ से आप थीटा को लिख सकते हैं ओमेगा इंटू टाइम। ऐसे में अगर आप इस थीटा की जगह ओमेगा इंटू टाइम लिख दो तो y का एक्सप्रेशन कैसे लिखा जा सकता है, a साइन ओमेगा टी। यानी कि y, ये जो y आया, ये जो पोजीशन की, ये जो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन आई, वो टाइम के फंक्शन में आ गई। यानी टाइम की वैल्यू पुट करनी है और y आ जाएगा। इस तरीके से आप यहाँ y के लिए एक्सप्रेशन बना सकते हो। अब मान लिया कि आपको ये वाली डिस्टेंस ना देख करके आपकी स्क्रीन नीचे की तरफ है और यहाँ से पार्टिकल चलना शुरू किया और पार्टिकल यहाँ पहुँच गया, या फिर मीन पोजीशन ये है और इससे इस मीन पोजीशन से ये वाली डिस्टेंस, इसको मैं x मान लेता हूँ, मुझे ये निकालना होता x। तो आप ध्यान से सोचिए, ये बेस है और ये हाइपोटेनियस है, तो बेस और हाइपोटेनियस का रिलेशन क्या होता है, कॉस थीटा। यानी आप इसी में लिख सकते थे कॉस थीटा कैन बी रिटन इज इक्वल टू बेस का मतलब x अपॉन a, यानी x लिखा जा सकता है a कॉस थीटा। तो जरूरी नहीं है कि ये रिलेशन ऐसे ही दिखे, साइन के फॉर्म में दिखे। इसी को आप लिख सकते हैं x कैन बी रिटन इज इक्वल टू a कॉस ओमेगा टी। तो ये दोनों रिलेशन दिख सकता है आपको, साइन में भी दिखेगा, कॉस में भी दिखेगा। डिपेंड करेगा आपको कौन से डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। ये नहीं कि आप कंफ्यूज हो जाओ कि नहीं यहाँ साइन है यहाँ कॉस है, नहीं। साइन थीटा के ठीक सामने वाली साइड साइन है और थीटा के साथ वाली साइड x है, यानी कॉस कंपोनेंट है। तो कॉस ये वाली डिस्प्लेसमेंट होती है जहां से थीटा है, और y कहीं ऐसा दिमाग में नहीं करना है, कोई और साइन और कॉस के पीछे लॉजिक नहीं है, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री लगाई है, ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग कॉमन सेंस लगाना है, उसके अकॉर्डिंग ये y और x है। अब डिपेंड करता है क्वेश्चन में अगर ये वाली पूछी है तो साइन लगाइए, और क्वेश्चन में ये वाली पूछी है तो कॉस लगाइए। तो आई होप कि आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट पता लगी कि कैसे निकालते हैं। जब भी कोई पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म करता है तो जो भी डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे उसके लिए दो इक्वेशन है, या तो ये साइन वाली या फिर कॉस वाली, डिपेंड करता है कि किधर प्रोजेक्शन है, कौन सा चीज आप निकालना चाहते हो। यहां एक और बात समझ लीजिए, थोड़ा इनिशियल फेज के रेस्पेक्ट में, उसको भी मैं थोड़ा समझा देता हूं इसको हटा करके। और ये दोनों रिलेशन तो आपको याद रखने ही है, एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट। सो यहां एक और बात समझिए, मान लिया कि पार्टिकल की शुरुआत इनिशियल पोजीशन से नहीं हो रही है, पार्टिकल यहां से कहीं से शुरू हो रहा है, यहां से, यानी उसने अपनी जर्नी यहां से शुरू करी है। डिस्प्लेसमेंट आपको यहीं से निकालना है, पोजीशन ओरिजिन यही है अभी भी, लेकिन पार्टिकल की शुरुआत कहीं यहां से हो गई। अगर एंगल के प्रोस्पेक्ट में देखें तो इस एंगल को फाई कह लेते हैं, यानी टाइम जब जीरो है उस वक्त ये जो जर्नी स्टार्ट हुई है, यानी आपने जब से कैलकुलेशन शुरू करी है उस वक्त इसने पहले से ही 5 डिग्री स्वैप किया हुआ था, और उसके बाद ये टी टाइम में ओमेगा की स्पीड से चला है, यानी जो थीटा स्वैप किया है उसको आप ओमेगा टी कह सकते हैं। अगर अब आपसे पूछा जाए कि इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी है, यानी इसकी पोजीशन कितनी है, तो ये वाली डिस्टेंस y है, तो आप खुद सोचिए, अगर आप एक ट्रायंगल यहाँ बनाते हैं, यहाँ एक ट्रायंगल फॉर्म करते हैं, तो उस ट्रायंगल में ये एंटायर ट्रायंगल आएगा, ये पूरा का पूरा फुल कवर। ऐसे में क्या होगा, जो एंगल होगा ये दोनों का सम मेंटेन करेगा, दोनों का सम। तो अगर आपको y निकालना है ये वाली, और ये वाला एम्पलीट्यूड आपको पता है, तो आपके लिए इक्वेशन क्या बनेगी, तो y इज इक्वल टू a साइन, और दोनों ही एंगल का आपको सम करना पड़ेगा थीटा प्लस फाई। थीटा प्लस फाई यानी ये वाला एंगल भी, मान लीजिए ये वाला एंगल थीटा है और ये वाला एंगल फाई है, इनिशियल एंगल, तो थीटा प्लस फाई इन दोनों के सम से डिस्प्लेसमेंट आएगी। तो अगर आप ध्यान से समझें तो इसको आप ऐसे लिखेंगे, a साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ओमेगा टी प्लस फाई। आई होप आपको समझ आया कि ये फाई का कहा जाता है इनिशियल एंगल, यानी फेज, इनिशियल फेज। शुरुआत में अगर इसके पास कुछ एंगल है तो आप इसको इनिशियल फेज कह देंगे। y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। अगर ये निकालना होता तो a कॉस ओमेगा टी प्लस फाई आ जाता। आई होप आपको ये क्लैरिटी आ गई कि अगर पार्टिकल के पास कुछ इनिशियल फेज है तो दोनों का सम करना पड़ता है, उससे आ जाता है। अगर यही पार्टिकल फॉर एग्जाम्पल कहीं पीछे से शुरू हो रहा होता और यहाँ पहुँचता, तो आप ये वाला एंगल है,
यहाँ से यहाँ तक ओमेगा टी है और ये वाला मान लिया फाई है शुरुआत का, तो आपको इस पूरे ओमेगा टी में से ये माइनस करना पड़ता तभी तो, और डिस्प्लेसमेंट आपको यहीं से निकालना मीन से, तो आपको पूरा एंगल कितना है थीटा, उसमें से अगर ये फाई माइनस करोगे तब तो जाकर के ये बीच का आएगा, क्योंकि बीच वाले को निकालने के लिए आपको यही वाला ट्रायंगल समझना ज़रूरी है। मैं इसको फिर से एक बार हटा देता हूँ, आई होप आपने ये वाला समझ लिया। ये माइनस वाला एक बार फिर से विजुलाइज करते हैं। सो दोबारा देखते हैं, मान लिया आपको निकालना है मीन पोजीशन यहाँ से, पार्टिकल t इज इक्वल टू 0 के ऊपर यहाँ था और अभी फिलहाल यहाँ पहुँच गया, यानी ये वाला एंगल ओमेगा टी होगा। अगर ध्यान से देखें तो ये एंटायर एंगल थीटा होगा, उसमें से मान लेते हैं ये वाला इनिशियल एंगल फाई है, शुरुआत में मीन पोजीशन से रिवर्स की तरफ है, नेगेटिव में है। वैसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को प्लस लेते हैं, क्लॉकवाइज को माइनस लेते हैं, तो जहां इसको चलना इधर चाहिए और उसके पास पहले से ही माइनस में, माइनस ये फाई एंगल था। तो आप जरा कॉमन सेंस से सोचिए, अगर माइनस प्लस आपको ना भी ध्यान हो तब भी अगर यहाँ से यहाँ तक अगर ऐसे देखना होता, आपको तो निकालना क्या है, आपको तो मीन पोजीशन से अभी जहाँ है ये वाली y निकालनी है, इसको y कहते हैं। तो यहाँ जो ट्रायंगल बनाओगे उसमें ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये वाली हाइट निकालनी है, ये वाली हाइट ये टोटल थीटा डिग्री है और आपको सिर्फ ये वाला एंगल चाहिए। तो इस थीटा में से इस फाई को माइनस करेंगे तभी तो ये वाला एंगल आ जाएगा, यानी ये वाला होगा थीटा माइनस फाई। आई होप आप समझ गए, थीटा पूरा है उसमें से फाइन माइनस करेंगे तो दिस, तो ये y निकालने का तरीका क्या हो जाएगा, a साइन थीटा माइनस फाई, यानी कि आप समझ गए यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन बनेगी वो बनेगी a साइन ओमेगा टी माइनस फाई। तो आई होप आपको प्लस और माइनस का हिसाब पता लगा। अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो प्लस हो जाएगा, अगर नेगेटिव डायरेक्शन में है तो माइनस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस एंगल में से इसको माइनस करना पड़ेगा तभी इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट आएगी। इस तरीके से आप डिस्प्लेसमेंट निकालते हो। तो अल्टीमेटली फॉर्मूला क्या पता लगा, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो है y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाई। अब अगर किसी के पास शुरुआत में कुछ एंगल है तब तो इक्वेशन में पुट कर लो, नहीं है तो इसको जीरो करोगे तो y इज इक्वल टू ए नॉट साइन ओमेगा टी आ जाएगा या a साइन ओमेगा टी, और x के लिए a कॉस ओमेगा टी आ जाएगा। आई होप कि आपको एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट क्लियर हुआ बहुत अच्छे से, जिसमें मदद किसने करी, सर्कुलर मोशन ने, और उसकी प्रोजेक्शन एसएचएम कर रही थी। तो एसएचएम के लिए सर्कुलर की हेल्प से ये इक्वेशन आ गई और यही एसएचएम की डिस्प्लेसमेंट बताएगी, इसीलिए सर्कुलर मोशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक्सप्रेशन यही ध्यान रखना है, एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट हमने कर लिया, इसी से वेलोसिटी और इसी से एक्सेलरेशन और उससे जुड़ी हुई चीज़ें हम लोग यहाँ करेंगे। तो आई होप आपको ये समझ आ गया। मैं इसको हटाता हूँ और अब उसको यूज़ करके वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की इक्वेशंस पढ़ते हैं। सो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन से पहले जरा एक क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के ऊपर एक क्वेश्चन बड़ा ही कॉमन है और बड़ा ही सिंपल और बड़ा ही ज़रूरी क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल गोइंग फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू a/2, यानी पार्टिकल इनिशियली कहाँ है, रेस्ट मतलब 0 पे है मीन पोजीशन के ऊपर, और मीन से a/2 तक डिस्प्लेस होने में कितना टाइम लगाएगा। हो सकता है सिंपल पेंडुलम हो, तो मीन से a/2 तक यानी एक्सट्रीम का हाफ तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा। सोचने के दो तरीके हैं, एक कॉमन सेंस से और दूसरा मैथमेटिक्स से। सबसे पहले मैथमेटिक्स लगाते हैं। अगर ज़ीरो की कहानी समझनी है तो मान लिया x की स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखनी हो, तो जब टाइम ज़ीरो हो तो उस वक्त डिस्प्लेसमेंट भी ज़ीरो हो। अगर ऐसा लगाना है तो आपको साइन जोड़ना पड़ेगा, साइन ओमेगा टी, यानी a इज इक्वल टू x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। साइन क्यों? क्योंकि टाइम की वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो साइन जीरो की ही वैल्यू जीरो होती है, ऐसे में a इंटू जीरो यानी x की वैल्यू जीरो हो जाएगी। यानी t जीरो के ऊपर x जीरो हो, इसके लिए क्या लगाएंगे, साइन लगाएंगे। अगर होता कि x इज इक्वल टू a यानी ये जीरो नहीं होता, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट a टू a/2 निकालना होता तो कॉस लगा लेते, क्योंकि टाइम जीरो के ऊपर अगर डिस्प्लेसमेंट a है तो वो तो कॉस के साथ ही पॉसिबल है, तो यहाँ कॉस लगा लेते। लेकिन फिलहाल x इज इक्वल टू जीरो है टाइम जीरो के ऊपर, तो फिर आप साइन वाला फंक्शन लगाएंगे। आई होप आपको ये वाली बात समझ आ गई कि साइन और कॉस ऐसे कब लेना है मैथमेटिकली। तो एक तो ये चीज़ क्लियर हो गई कि आपको लगाना साइन का है। अब इन्होंने कहा कि a/2 करंट पोजीशन क्या है, a/2, तो अगर मैंने यहाँ, अब आपको पता है जब टाइम ज़ीरो लगाओगे तब तो ये ज़ीरो ही जाएगा, लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट a/2 है उस वक्त टाइम कितना हुआ है, अगर इसको निकालना है तो आप यहाँ a/2 पुट करिए,
ए से ए गया या 1/2, यानी साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू 1/2। अब साइन की वैल्यू 1/2 अगर आ रही है तो इसका मतलब ओमेगा टी की वैल्यू कितनी आ रही होगी, यानी एंगल की वैल्यू क्या है। तो सोचिए साइन में 1/2 कब आता है, तो आपको पता है 30 डिग्री, यानी 30 डिग्री के साथ ये 1/2 आता है। 30 डिग्री को रेडियन के फॉर्म में आप लिख सकते हो π/6, क्योंकि पाई का मतलब है 180 डिग्री, तो 180 डिवाइड बाई 6 कितना होता है 30 डिग्री। अब आप चाहे तो इस ओमेगा को आप लिख सकते हैं 2π/T विल इनटू स्मॉल t विल बी इक्वल टू π/6। अब पाई से पाई गया, आपको पता ही है, ये 2 इधर आएगा तो हो जाएगा 2 × 6 12, और t इधर जाएगा, यानी स्मॉल t की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी t/12, यानी टाइम पीरियड का 1/12 टाइम में पार्टिकल मीन पोजीशन से हाफ तक पहुंचेगा, मीन पोजीशन से हाफ तक। कई बार दिमाग में ये आता है कि अगर कोई पार्टिकल यहाँ से यहाँ जा रहा है, फिर वापस आ रहा है, फिर इधर जा रहा है, फिर वापस आ रहा है, तो इस वाले टाइम में, अगर ये पूरा टाइम पीरियड, तो इस वाले टाइम में t/4 लगेगा, यहाँ से फिर ये t/4, यहाँ से ये t/4, और फिर यहाँ से यहाँ तक भी t/4, यानी कि 4 पार्ट में टाइम पीरियड को डिवाइड कर सकते हो, जाने का, फिर वापस आने का, फिर दूसरी तरफ जाने का, फिर इस तरह। तो कई बार दिमाग में आता है कि अगर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट में t/4 ले रहा है तो उसका हाफ, उसके हाफ में, यानी t/4 का मतलब t/4 का भी हाफ, यानी t/8 लगेगा। इस कंफ्यूजन में नहीं रहना है आपने, ये कभी नहीं करना है। ज़्यादातर बच्चे t/8 वाला ऑप्शन भी चूज़ कर लेते हैं अगर वो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को ध्यान से नहीं देख रहे हैं। साइन कॉस को अगर आप ध्यान से नहीं देख रहे हो तो ये आपसे गड़बड़ी हो सकती है। ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो साइन के अकॉर्डिंग है, साइनोसाइडल है। साइनोसाइडल का मतलब पहले ज़्यादा हो सकता है और बाद में कम। एक बार आई होप आपको, एक बार ज़रा इसको हटाऊँ। सो साइनोसाइडल का मतलब ये है कि डिस्प्लेसमेंट जो होती है वो कुछ इस पैटर्न में होती है, इस पैटर्न में, यानी कि अगर आप अलग अलग फ्रेम्स में ब्रेक करो तो आप देखोगे शुरू के 30 डिग्री में ही ये हाफ ट्रेवल कर लेता है, उसके अगले 30 डिग्री के अंदर ये √3/2 को कहते हैं 0.85, और अगले 30 डिग्री में ये 1 यानी 1 तक पहुंचता है। तो अगर आप इस साइनोसाइडल को ट्रेस करोगे तो पहले 30 डिग्री में हाफ ट्रेवल किया 50%, अगले 30 डिग्री में 35%, और अगले 30 डिग्री में जस्ट 15%। इसको और ज़्यादा डिटेल के साथ बताता हूँ, लेकिन उससे पहले आप ये मुझे बताइए, क्या ये मैथमेटिकल पार्ट आपका क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? x की जगह a/2 रखा और मैथमेटिक्स से t/12 आ गया। अब जो मैंने कहा था आपसे कि सेकेंड अप्रोच, कॉन्सेप्चुअल अप्रोच, ज़रा उसकी भी चर्चा कर देता हूँ। ये साइनोसाइडल प्लॉट करके एक बार मैं इसे हटाता हूँ। जरा इसको इस फ्रेम में समझिए आप। मान लिया कोई पार्टिकल साइनोसाइडल वेरिएशन कर रहा है, x = a sin ωt उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन है। अगर इसको ग्राफिकली प्लॉट करें तो कुछ ऐसा लिखा जा सकता है, क्योंकि साइन का ग्राफ कुछ ऐसा होता है। इसका सेंस ये है कि साइन के साथ जो ये थीटा डिग्री एसोसिएटेड है, उस थीटा को यहाँ टाइम के फ्रेम में लिखा जा सकता है। तो अगर आप डिस्प्लेसमेंट को ट्रेस करो टाइम या फिर एंगल के रिस्पेक्ट में, तो इसको लिख सकते हैं 30 डिग्री, ये है 60 डिग्री और ये 90 डिग्री, 120। पहले मैं टाइम ओमेगा यानी थीटा प्लेस कर देता हूँ, और थीटा अपने आप टाइम का फंक्शन है, यानी कि आपको यहाँ से 180 डिग्री ये आ गया। फिर ऐसे ही आप अदर प्लॉट करके यहाँ 360 डिग्री तक बना सकते हो। बहुत ही आराम से समझिए, कोई हड़बड़ी नहीं है। आप समझिए यहाँ अगर आपने 30 डिग्री की वैल्यू रखी, 30 डिग्री की, तो 30 डिग्री में साइन 30 1/2 यानी a/2, यानी x की जो पोजीशन है a, अगर ये a है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, तो उसका हाफ यानी कि ये a/2 तो सिर्फ 30 डिग्री में ही ट्रेवल कर लेगा, 30 डिग्री में ही ट्रेवल कर लेगा। फिर एक बार समझिए, अगर मैंने 90 डिग्री को 3 पार्ट में तोड़ा, अगले को भी 3 पार्ट में तोड़ा, तो 3 और 3 6, ऐसे ही आप इसको भी 1 2 और 3 4 5 और 6 पार्ट में तोड़ सकते हैं। अगर यहाँ से यहाँ तक t टाइम लगा है तो यहाँ ओमेगा कांस्टेंट होता है, यानी अगर पार्टिकल सर्कुलर मोशन के हिसाब से आप सोचे तो फिक्स्ड स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, यानी ओमेगा कांस्टेंट, यानी हर डिग्री एक कांस्टेंट टाइम से करेगा, यानी एवरी 30 डिग्री फिक्स टाइम होगी, और इस हर एक 30 डिग्री इक्वल टाइम में ट्रेवलिंग कर रहे होगा। तो इसका मतलब ये है कि 360 को अगर आप चाहो तो 12 पार्ट में डिवाइड करो, तो एक सेगमेंट का टाइम आ जाएगा t/12। एक सेगमेंट का टाइम कितना आ जाएगा? t/12। ये भी t/12, ये भी t/12, ये भी t/12, हर कोई t/12 टाइम में सेपरेटेड है।
अब t/12 टाइम में ही ये हाफ ट्रेवल कर लेता है, यानी शुरू के 30 डिग्री में हाफ, अगले अगर 60 की वैल्यू पुट करोगे तो √3/2, √3/2 को रिजॉल्व करो तो 0.85 आता है, यानी कि 0.85, यानी यहाँ 0.5 शुरू के 30 डिग्री में, उसके बाद वाले 30 डिग्री में 0.85 और आखिरी 30 डिग्री में 1। इसका मतलब अगर ध्यान से देखो तो फर्स्ट 30 डिग्री में पार्टिकल 50% ट्रैवल करता है, अगले 30 डिग्री में यानी नेक्स्ट 30 डिग्री में पार्टिकल 35% और 35% ट्रैवल करता है, क्योंकि 0.5 से 0.85 तक पहुंचा है, तो जो गैप है, जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितने परसेंट है, 35%। और लास्ट 30 सेकेंड में अगर देखें तो पार्टिकल 15% ट्रैवल करता है, 15% ट्रैवल करता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जब भी पार्टिकल एसएचएम में या फिर पेंडुलम में मूव कर रहा है, कॉमन सेंस से भी सोच सकते हैं कि बीच में उसकी स्पीड बहुत हाई है, तो बहुत हाई स्पीड से स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा डिस्प्लेस करेगा, उसके बाद कम करेगा, सबसे आखिरी टाइम में बहुत कम करेगा, क्योंकि उस वक्त तक स्पीड बहुत डाउन हो गई होगी। तो डिस्प्लेसमेंट कवर करने का जो टाइम है वो अलग अलग है। तो यहाँ आपको कॉमन टाइम वाला हिसाब सिर्फ एंगल के प्रोस्पेक्ट से सोचना है कि इक्वल डिग्री इक्वल टाइम में कवर करता है, वो फिक्स्ड है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट इक्वल टाइम में ट्रैवल नहीं करता, वो वेरी करता है। शुरू के 30 डिग्री में यानी शुरू के t/12 में 50% ट्रैवल कर जाएगा a/2, उसके बाद वाले t/2 में सिर्फ 35% और लास्ट वाले t/2 फ्रेम में यानी यहाँ वाले में सिर्फ 15% कवर करेगा। ये खास बात है, ये साइनोसाइडली थिंक करने की बात है। तो आप मैथमेटिक्स वाइज करें तो ज़्यादा अच्छा है, कॉमन सेंस लगाने की ज़रूरत पड़ रही है तो आप ध्यान से सोचें। यहाँ a/2 इसके अंदर अगर देखा जाए तो 0.85 √3/2 और यहाँ फिर इस लास्ट वाली सेगमेंट में सिर्फ कितना हो जाएगा, अगर आप डिस्प्लेसमेंट वाइज देखो तो 15% सिर्फ ट्रैवलिंग होगी। तो एक तो आप कॉमन सेंस से लगा सकते हैं कि 0 से a/2 तक t/12 टाइम लगेगा, क्योंकि 0 से a/2 30 डिग्री में पहुंच जाएगा और 30 डिग्री में t/12 लगता है। तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं, या फिर मैथमेटिक्स में a/2 पुट करके लगा सकते हैं। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि कभी आप ऐसा मत करना कि आप ये सोचो कि 90 डिग्री में t/4 लगता है तो हाफ उसका हाफ होगा, नहीं, डिस्प्लेसमेंट वाइज हाफ नहीं चलता, डिस्प्लेसमेंट साइन के अकॉर्डिंग मूवमेंट हो रही होती है, आपको ये पता लगाना है। अब एक कहानी और आपसे यहाँ पूछी जा सकती है, जरा मैं इसको हटा दे करके बताता हूँ। अब यहाँ आपसे पूछा जा सकता है कि पार्टिकल यहाँ था और यहाँ जाना है इसको a डिस्प्लेसमेंट। अब a/2 से अगर a तक पहुँचने का टाइम अगर आपसे पूछ लिया जाए x = a/2 से लेकर के और x = a का टाइम बताओ। अब आपको पता ही है कि x = a का मतलब 1/4 ऑफ द जर्नी, यानी 0 से यहाँ तक का जो टोटल टाइम है 0 to a का, वो आपको पता है t/4 है। 1/4 ही तो है, ऐसे जाना फिर आना, फिर ऐसे जाना फिर आना, यानी t/4 टाइम में ये 0 से a जाएगा। 0 से a/2 तक की जर्नी का पता है आपको कितना, तो t/12। तो अगर आपसे a/2 से a तक पूछा जाएगा तो सिंपली आप इसमें से इस टोटल टाइम में से इसको माइनस कर दो, यानी कि अगर टाइम आपसे पूछा जाए a/2 to a तो आपको क्या करना है, t/4 में से t/12 को माइनस कर लो। इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो ताकि डिनोमिनेटर सेम हो जाए, तो 3t - t यानी हो जाएगा 2t/12 यानी कि t/6। आई होप आपको पता लग गया कि उस फ्रेम में कितना लगेगा, t/6 लगेगा। आप इसको कॉमन सेंस से भी सोच सकते थे कि पहले में t/12, अगले 30 डिग्री में t/12, उसके अगले में t/12। तो इसका मतलब 0 से a/2 तो फर्स्ट t/12 में ही कवर करेगा। a/2 से यहाँ तक 60 डिग्री हो रहा है, 60 का मतलब t/12 प्लस t/12, दोनों का सम कर लो, t/12 प्लस t/12, इन दोनों का सम करोगे तो t/6 आता है। ऐसे भी सोच सकते थे। तो सेंस ये है कि या तो सब्ट्रैक्शन सोच लो या फिर ऐसे सोच लो फ्रेम वाइज एंगल वाइज की इक्वल एंगल इक्वल टाइम में स्वैप करता है, और वो पार्ट आपको पता होना चाहिए कि हर एक 30 डिग्री t/12 में कवर करता है, हर एक 60 डिग्री t/6 टाइम में करता है। अगर ये सब चीज़ें लिंक हो गई तो डिस्प्लेसमेंट निकालना आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। तो आई होप कि डिस्प्लेसमेंट से जुड़ी हुई बातचीत आपको अच्छे से क्लियर है। अब हम लोग आगे इससे और भी जुड़ी हैं, लेकिन आप क्वेश्चन करेंगे उसके साथ चीज़ें क्लियर होंगी। सो एक आखिरी बात और डिस्प्लेसमेंट में कर लेते हैं, और वो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब आप मान लीजिए आपने इक्वेशन देखी डिस्प्लेसमेंट की, y sin ω t, थीटा को हमने ω t लिखा, ±5 भी हो सकता है, या फिर x = a cos ω t। तो इसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं आपको पता ही है। अगर जैसे मैं y की बात करूं, सबसे पहले y की,
तो ये साइन का फंक्शन है ए साइन ओमेगा टी। अब साइन की मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू 1, हालांकि -1 भी कह सकते हैं मिनिमम वैल्यू। तो -1 से +1 तक वेरी करता है 0 के साथ। जैसे अगर ओमेगा टी की वैल्यू 0 डिग्री होगी तो ये 0 डिग्री। अब यूजुअली साइन का ग्राफ आपको पता है, साइन का ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है। साइन का ग्राफ आपने पढ़ा हुआ है पहले से, नहीं पढ़ा हुआ तो मैं आपको फिर याद दिला दूं। अगर साइन 90 को आप ब्रेक करो अलग अलग पार्ट्स में, जैसे कि 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, मान लेते हैं साइन की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, उसी 1 को 1 इंटू ए करेंगे तो मान लिया ये ए है, तो आप क्या देखोगे, मैक्सिमम y की वैल्यू a हो सकती है, क्योंकि जब इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी 1, तो 1 के ऊपर a इंटू 1 y की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो जाएगी। अब अगर आप यहाँ अलग अलग वैल्यू रखो, सबसे पहले 30 डिग्री, तो शुरुआत के 30 डिग्री रखोगे तो 1/2 यानी a/2, यानी इस a का हाफ यानी आधा, तो ये सिर्फ 30 डिग्री में ही ट्रेवल कर जाएगा, 30 डिग्री में ही हाफ ट्रेवल कर जाएगा। अगले 30 डिग्री में साइन 60 पुट करोगे तो √3/2, √3/2 का मतलब 0.85, यानी कि 0.85 यानी 0.85 कहीं यहाँ आएगा। तो अगले 30 डिग्री में, शुरू के 30 डिग्री में 50%, 50 से 0.85 तक अगला हो जाएगा 35%, यानी अगले 30 डिग्री में 35%, और उसके लास्ट 30 डिग्री में 85 से a तक यानी 15%। ये है हिसाब, यानी शुरू के 30 डिग्री में 50%, देन फिर 35% और सबसे आखिरी में 15%। यही तो साइन का नेचर है। इसी की वजह से जब ग्राफ आप प्लॉट करोगे तो ऐसा ग्राफ आता है, सीधा ग्राफ नहीं आता, क्योंकि इक्वल रेशियो से नहीं बढ़ता साइन। साइन पहले ज़्यादा बढ़ेगा, फिर कम, फिर और कम, ये हिसाब है। तो आप वैल्यू रख रख करके साइन को प्लॉट करते हैं तो इस तरीके का नेचर आप देखते हैं। तो क्योंकि ये साइन का फंक्शन है इसलिए ग्राफ ऐसा ही हो जाएगा, और ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है इसी को आप ए कहते हैं। तो आई होप कि आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्लियर हुआ। अगर मान लिया कॉस का रिप्रेजेंटेशन करना हो तो कॉस और साइन होता एक ही तरीके से, बस फर्क ये है कि जब ओमेगा टी 0 डिग्री होगी तो कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, यानी ये ग्राफ यहाँ से शुरू होता है। अगर ये एक्स वर्सेस टी का ग्राफ हो तो ये ग्राफ यहाँ से शुरू होगा और फिर ऐसे ऐसे करते हुआ ऐसे जाएगा। तो मतलब जब ये मैक्सिमम होगा तब ये 0, जब ये 0 होगा तब ये मैक्सिमम, फिर जब ये 0 होगा उस वक्त ये मिनिमम, फिर जब ये मिनिमम होगा तो ये फिर ऐसे ऐसे ये 0 हो जाएगा इस स्टेट में, और फिर जब ये 0 पे होगा तो ये मैक्सिमम हो जाएगा। कुछ इस तरीके से ग्राफ बनेगा। तो आई होप कि आपको कॉस का ग्राफ समझ आया। कॉस 1 से शुरू होता है, साइन 0 से शुरू होता है। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो कि इम्पॉर्टेंट है, जो हम लोगों को समझ आया। तो ये तो रही एंटायर डिस्प्लेसमेंट की बात। अब आगे बढ़ते हैं वेलोसिटी की तरफ। इसको मैं हटाता हूँ और चर्चा करते हैं वेलोसिटी के ऊपर। सो आइए चर्चा वेलोसिटी की करते हैं। अब आपको डिस्प्लेसमेंट पता है, सपोज मैं y वाली लेकर के चलता हूँ तो y = a sin ओमेगा टी, y = a sin ओमेगा टी। अब आपको मान लिया वेलोसिटी निकालना है, तो आपको पता ही है कि वेलोसिटी क्या हो जाएगी, यानी v होता है dy/dt, अगर x में होता है तो dx/dt, यानी dy/dt या फिर dx/dt। अब क्योंकि डिस्प्लेसमेंट y है तो dy/dt क्या हो जाएगी, वेलोसिटी। तो आप खुद सोचिए, अगर आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, कहीं ना कहीं आपको इसका डेरिवेटिव तो पता ही है, a sin ओमेगा टी को अगर आप डिफरेंशिएट करते हैं तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, a कांस्टेंट है, एम्पलीट्यूड बाहर आ जाएगा, और d/dt sin t, अब साइन का होता है प्लस कॉस, आपको आइडिया है, तो कॉस ओमेगा टी हो जाएगा। इसके साथ साथ यहाँ केवल साइन t नहीं है, अगर साइन t होता तो कॉस t हो जाता, लेकिन साइन के साथ जो t है वो ओमेगा टाइम्स है, यानी एक कॉफिशिएंट भी है, यानी कि चेन रूल के थ्रू इसको भी सोचना पड़ेगा। आपको डिफरेंशिएशन आती है तो अब फिर इसका अलग से करेंगे, तो d/dt ओमेगा टी, d/dt ओमेगा टी को अगर आप ध्यान से देखें तो ओमेगा बाहर आ जाएगा, ओमेगा d/dt और t जिसकी वैल्यू हो जाती है 1, यानी इसका आंसर आ जाएगा ओमेगा। तो ये जो अंदर वाले का डेरिवेटिव है उसको आप यहाँ मल्टीप्लाई में रख देते हैं ओमेगा, यानी कि जो फाइनल फार्मूला आया वो आया a ओमेगा कॉस ओमेगा टी। आई होप कि आपको क्लियर है। वेलोसिटी का जो फाइनल फार्मूला आया वो क्या आया, तो क्लियर होगा आपको, a नॉट ओमेगा या फिर a ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो फिर फाइनल फार्मूले को लिख देते हैं a ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ये क्लियर है। आप इसको थोड़ा और भी अच्छे तरीके से लिख सकते हैं चाहें तो। ये देखेंगे ओमेगा टाइम्स ऑफ ये एंटायर वैल्यू है और इसके साथ कॉस का फंक्शन लगा हुआ है,
तो यहाँ एक दो चीज़ें हैं बड़ी इंपॉर्टेंट। पहला तो ये रिलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद क्योंकि ए ओमेगा के साथ कॉस जुड़ा हुआ है तो जो वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम वेलोसिटी, इसका मतलब कि कॉस की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उस वक्त वी मैक्स होगा। तो कॉस की अगर मान लिया ए और ओमेगा कांस्टेंट है तो मतलब स्पेसिफिक ओमेगा और स्पेसिफिक ए के लिए वी मैक्स कब होगा, क्वेश्चन ये है। तो ए और ओमेगा के लिए वी मैक्स तब होगा जब कॉस ओमेगा टी अपनी मैक्सिमम पे जाएगा, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, यानी कि वी मैक्स की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी ए टाइम्स ऑफ ओमेगा। वी मैक्स क्या हुआ, ए टाइम्स ऑफ ओमेगा। इसी को आप चाहो तो वी मैक्स को वी नॉट भी लिख सकते हो, वी नॉट। तो अगर आप इसको वी नॉट लिख देते हैं तो इसी इक्वेशन को आप मॉडिफाई कर सकते हैं, v इज इक्वल टू वी नॉट कॉस ओमेगा टी। यानी अगर डिस्प्लेसमेंट, यहाँ एक चीज़ समझने की है, अगर डिस्प्लेसमेंट साइन का फंक्शन है तो वेलोसिटी कॉस के फंक्शन में आ जाएगी। अगर वेलोसिटी साइन के अकॉर्डिंग वेरी कर रही होगी तो वेलोसिटी कॉस के अकॉर्डिंग वेरी करेगी। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है। तो पहला तो एक फर्स्ट बात ये ध्यान रखनी है, दूसरा ए ओमेगा ध्यान रखना है मैक्सिमम वैल्यू, तीसरा इसको वी नॉट कॉस ओमेगा टी लिखा जा सकता है। अगर ये साइन में है तो ये कैसा होगा, कॉस होगा। इनका कंपैरिजन, इनके रिलेटिव एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। अब एक तीसरी बात और बताता हूँ मैं आपको, v और y का एक और रिलेशन है जो यहाँ आपको जानना ज़रूरी है, इनका डायरेक्ट रिलेशन। तो आई होप आपने इसको नोट कर लिया है। अब वक्त है v और y को डायरेक्टली लिंक करने का, कुछ शॉर्टकट फार्मूला बनाने का। तो एक बार मैं इसको हटाऊँ और उस रिलेशन को दिखाऊँ। सो वक्त है रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट का। अभी आपको दो बातें पता लगी, एक तो y के बारे में पता लग गया, a साइन ओमेगा टी, और अगर v की बात करें तो वो हो जाएगा a नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी। अब इन दोनों को आपस में लिंक करना और इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए सबसे पहले तो आपको इनकी लिंकिंग पता होनी चाहिए। अब आप लिंक कैसे करेंगे, सपोज अगर आप y और v में लिंक करना चाहते हैं तो जैसे ये साइन का फंक्शन है, अगर मैं इस कॉस को भी साइन में चेंज कर दूं, अब आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो आप अगर कॉस के बारे में सोचो तो आप लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि सिंगल कॉस थीटा क्या हो जाएगा, ये पूरा एंटायर राइट साइड रूट में आ जाएगा, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आई होप आपको ये वाली आइडेंटिटी क्लियर है। कॉस थीटा रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है। तो अगर मैं यहाँ चाहूँ तो v की जगह यहाँ ये बात लिखी जा सकती है, क्या, रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। आई होप आपको इस आइडेंटिटी से ये वाली बात क्लियर हो गई। अब क्योंकि मुझे a साइन ओमेगा टी चाहिए, तो अगर मैं इसे को अंदर ले जाऊँ तो बाहर की चीज़ रूट के अंदर आती है तो स्क्वायर टाइम्स के साथ आ जाती है, यानी यहाँ आ जाएगा a स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर दोनों के साथ आएगा यहाँ भी और यहाँ भी, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अगर आप ध्यान से देखें तो ए साइन ओमेगा टी की वैल्यू अगर y है तो क्या ये y स्क्वायर लिखा जा सकता है, क्योंकि ए साइन ओमेगा टी का स्क्वायर टर्म्स है, तो यहाँ y का स्क्वायर लिखा जा सकता है, यानी v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन मिल गया, किसका, v और y का। इसको x के फॉर्मेट में भी लिखेंगे तो ऐसा ही लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। जब आप v कॉस लेंगे, साइन लेंगे और एक कॉस लेंगे तो फिर से यही रिलेशन आ जाएगा। यानी इन दोनों रिलेशंस को, चाहे y हो चाहे x हो, मुद्दा है डिस्प्लेसमेंट का। तो अगर डिस्प्लेसमेंट अपने को क्लियर है तो आप वेलोसिटी निकाल सकते हैं बहुत आराम से। तो बड़ा ही खूबसूरत सा रिलेशन है, इसके ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं। लेकिन उससे पहले आई होप कि आपने इसको नोट कर लिया बहुत अच्छे तरीके से। तो मैं इसे एक बार हटा देता हूं और इसके ऊपर किस किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं उनकी चर्चा करता हूं। एक बार एक दो चीज़ें दिखा देता हूं मैं आपको। सबसे पहले इससे एक बात समझिए, जैसे मान लिया आपसे पूछ लिया जाए कि एक सिंपल पेंडुलम है या फिर स्प्रिंग है, और जब वो बीच में कहीं है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, मान लिया यहाँ नॉर्मल स्टेट है और मैक्सिमम वो कंप्रेशन यहाँ तक जा रहा है, तो बीच में जब x की वैल्यू a/2 है उस वक्त इसकी वेलोसिटी बताओ, वेलोसिटी कितनी होगी, या काइनेटिक एनर्जी बताओ। या फिर सिंपल पेंडुलम है, एक्सट्रीम पे आपको पता है वेलोसिटी 0 हो जाएगी, मिड पॉइंट में कितनी है, 1/4 में कितनी है, 3/4 में कितनी है, वेलोसिटी बताओ। तो अगर आपको ये फॉर्मूला पता है,
आप डायरेक्टली कर सकते हैं, सिर्फ आपको वैल्यू पुट करनी है। मान लिया x इजिकल्स टू a/2 पे कहा जा रहा है आपसे, तो यहाँ क्या करना है, a/2 पुट कर देना है। तो v इजिकल्स टू ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस a/2 का स्क्वायर करेंगे तो आपको पता है a स्क्वायर बाई 4 आ जाएगा। तो 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर बाई 4 का अगर आप रूट करोगे तो आपको पता ही है कि 4 का रूट 2 होता है, 2 बाहर आ जाएगा। और 3a स्क्वायर में से अगर हम देखें 3a स्क्वायर, तो a स्क्वायर का रूट बाहर आ जाएगा। तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ओमेगा टाइम्स ऑफ a और इनटू √3/2। आई होप आपको पता ही है √3/2 क्या है, √3/2 और ओमेगा टाइम्स ऑफ a। अब ओमेगा टाइम्स ऑफ a को हम लोग मैक्सिमम वेलोसिटी लिख सकते थे, जिसको आप vmax या फिर v0 लिख सकते हैं। यानी कि जो v होगी उस इंस्टेंस के ऊपर वो vmax का √3/2 टाइम्स होगी। वो कैसी होगी, √3/2 टाइम्स। डायरेक्टली आ गया। कई बार रेशियो भी पूछा जा सकता है कि vmax अपॉन v0 का रेशियो बताओ, तो डायरेक्टली लिख सकते हैं √3/2 विल बी द रेशियो। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ। सिर्फ ये फॉर्मूला पता होने से ऑसिलेशन के अंदर किसी भी स्टेज की अगर आपको वेलोसिटी निकालनी होगी तो आपको उसका डिस्प्लेसमेंट पता होना चाहिए मीन पोजीशन से। मान लीजिए ऐसा भी हो सकता है कि वो कह दें कि एक्सट्रीम से इतनी आगे है, तो आपको मीन से निकाल लेना होगा। जो भी एक्सट्रीम से दिया हुआ है उसको ए में से माइनस करेंगे तो मीन से डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी। उस मीन की डिस्प्लेसमेंट को यहाँ रखना है और यहाँ रखते ही आपकी वेलोसिटी उस इंस्टेंस की आ जाएगी। तो इस तरीके से ये वाला रिलेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक और क्वेश्चन वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट के रिलेशन से पूछा जाता है जो इसी फार्मूला के ऊपर बेस्ड है, और वो ये पूछा जाता है कि अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का ग्राफ बनाया जाए तो वो ग्राफ कौन सी शेप का होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, सर्कल होगा, एलिप्स होगा या पैराबोला होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए उस रिलेशन को भी निकालते हैं और इसको कंक्लूड करते हैं। तो मैं एक बार इसको हटा दूँ। अब आइए जरा एक बार इसको फिर से रिकॉल करें और v और x का ग्राफिकल रिलेशन सोचने की कोशिश करते हैं। तो v और x, यहाँ x रूट में है तो एक काम करते हैं, दोनों साइड स्क्वायर कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा v स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर और रूट गायब होगा तो ऑब्वियस सी बात है स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो हो ही जाएगा। ब्रैकेट को अगर ओपन करते हैं तो आपको पता है ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर बाहर और माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर लिखा जा सकता है। आई होप आपको क्लियर है। इस नेगेटिव टर्म को अगर आप लेफ्ट साइड ले आएँ तो आप देख सकते हैं v स्क्वायर और प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा कहीं ना कहीं ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर के एग्जैक्टली इक्वल। अगर आप इस टर्म को इन दोनों के डिवाइड में ले आए तो आप देखेंगे ये टर्म कुछ ऐसे लिखा जा सकता है, ओमेगा इंटू ए का होल स्क्वायर। आप चाहिए तो इसका होल लगा दीजिए, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। फिर से इसके साथ भी डिवाइड में आएगा तो आप इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर। आप ध्यान से देखेंगे तो ये हो गया ओमेगा स्क्वायर अपॉन ये ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर है और डिवाइड बाई ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर और इज इक्वल्स टू राइट साइड में क्या बचेगा 1। आप इस रिलेशन को थोड़े ध्यान से देखिए। ये ओमेगा से ओमेगा स्क्वायर काट सकते हैं आप, तो रिलेशन बना वी स्क्वायर अपॉन ओमेगा इंटू ए का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अगर आप ध्यान देंगे तो ये रिलेशन क्या एलिप्स के रिलेशन जैसा है। एलिप्स का रिलेशन आप याद करिए, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। यही तो है एलिप्स की इक्वेशन। यानी ये टर्म इससे अलग होनी चाहिए, ए और बी इन दोनों में डिफरेंस है। वी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर यानी एक्स और वाई से बना हुआ ग्राफ एलिप्स होगा अगर इस रिलेशन को फॉलो कर रहा हो तो ये भी कुछ एलिप्स जैसा ही है। इसका मतलब साफ है कि वी और एक्स का जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा, उसका नेचर, तो आंसर इज एलिप्टिकल ग्राफ होगा, एलिप्स बन जाएगा। एक और कहानी यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर ओमेगा की वैल्यू 1 रख दें, अगर ओमेगा 1 हो तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर और यहाँ भी ए स्क्वायर, ये कॉमन लगा करके इधर आ जाएगा तो ये सर्कल की इक्वेशन हो जाएगी। सर्कल की इक्वेशन भी आपको याद है, जब ये दोनों इक्वल हो ए स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अब क्योंकि कॉमन ए स्क्वायर है तो राइट साइड ले सकते हैं, विल बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर। आई होप आपको ये ध्यान है, ये सर्कल की इक्वेशन है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
रेडियस के स्क्वायर यानी ए के स्क्वायर के बिल्कुल इक्वल होता है ये कि किसी सर्कल में बेस और परपेंडिकुलर का स्क्वायर हाइपोटेनियस यानी कि रेडियस के स्क्वायर के इक्वल है, तो उससे फॉर्म होता है सर्कल। तो ये रिलेशन यहाँ भी आ सकता है अगर ओमेगा की वैल्यू क्या हो 1 हो। तो हो सकता है आपसे ये पूछ लिया जाए कि अगर ओमेगा की वैल्यू 1 है तो Vx ग्राफ कैसा होगा, तो आप ध्यान रखेंगे सर्कल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये रिलेशन में वी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर के एग्जैक्टली इक्वल हो जाएगा, तो इस कंडीशनली ये सर्कल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक ये वाला पार्ट भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है जो कि इस रिलेशन से यहाँ तक हम पहुँचे हैं। तो आई होप कि वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच का ये रिलेशन आपको अच्छे से क्लियर हुआ, वेलोसिटी से जुड़ी हुई बात और इनकी आपस की चीज़ें क्लियर हुई। अब इसी में एक स्टेप और बढ़ाते हैं और ज़रा एक्सेलरेशन की चर्चा कर लेते हैं कि एक्सेलरेशन क्या है। सो आइए तीसरी चर्चा करते हैं एक्सेलरेशन के बारे में। आपने इस डिस्प्लेसमेंट समझा, आपने वेलोसिटी समझी, अब लास्ट चर्चा है एक्सेलरेशन की। अब डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन आपको पता है, वेलोसिटी की भी इक्वेशन पता है। अब आप एक्सेलरेशन पहले से भी जानते हैं dv/dt के ठीक इक्वल होता है, यानी अगर आपने d/dt करा और ये एंटायर टर्म यहाँ रखा a ओमेगा cos ओमेगा t, तो सीन क्या होगा कि a ओमेगा को तो आप ले सकते हैं बाहर और फिर cos ओमेगा t को डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको पता है cos का हो जाएगा माइनस साइन थीटा होता है, यानी साइन ओमेगा t आ जाएगा। और साथ में फिर से ओमेगा टी का अलग से करेंगे तो ओमेगा टी का ओमेगा, यानी ओमेगा को फिर एक ओमेगा से मल्टीप्लाई करोगे तो स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ माइनस आ जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर हुआ। फिर से एक बार कहूँ, ए ओमेगा को हमने बाहर लिया, कॉस ओमेगा टी का माइनस साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी का अलग से किया तो इनटू ओमेगा, जो कि इस ओमेगा से मल्टीप्लाई होकर के ए ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन हुआ किसका? एक्सेलरेशन का। मेन इक्वेशन इसको थोड़ा ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ओमेगा स्क्वायर माइनस में माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी, और कहीं ना कहीं आप जानते हैं कि ए साइन ओमेगा टी क्या है? वाई के इक्विवेलेंट है, यानी आप एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। ये सीन है, इससे ये पता लगता है कि एक्सेलरेशन वाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नेगेटिव टाइम्स में। यहीं से एसएचएम की कंडीशन बनी थी, जो प्राइमरी कंडीशन बनी थी या फोर्स लॉ में जब हमने पढ़ा था। एक्सेलरेशन अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट के, तो वो पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म करता है। ये एक एसेंशियल कंडीशन भी है, और वो एसेंशियल कंडीशन कहीं ना कहीं डिफरेंशिएट कर करके मैथमेटिकली हमने अचीव करी है फिलहाल। दूसरी एक और चीज़ यहाँ ध्यान रखने की है, अगर ए ओमेगा स्क्वायर वाई के इक्विवेलेंट है तो यहाँ से वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा? अगर ओमेगा स्क्वायर, तो यहाँ से अगर मैं वैल्यू ऑफ ओमेगा स्क्वायर देखूँ तो क्या ए बाई वाई हो जाएगा, यानी ओमेगा हो जाएगा रूट में ए बाई वाई। इसको ध्यान रखना है आपने ऑलवेज, ए फॉर एक्सेलरेशन, वाई फॉर डिस्प्लेसमेंट, यानी जो ओमेगा होता है वो क्या होता है? एक्सेलरेशन बाई डिस्प्लेसमेंट का रेशियो होता है। वो कहाँ से आया? वो इसी फार्मूले से डिफरेंशिएट करके आया है। तो देखा जाए तो पूरी एंटायर एसएचएम में एक्सेलरेशन की कहानी बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट कंडीशन हमें देती है, उसका मैथमेटिकल एविडेंस यहाँ मिलता है। साथ में ओमेगा स्क्वायर किस चीज़ के बराबर है ये देखने को मिलता है, और ओमेगा फाइनली एक्सेलरेशन बाय डिस्प्लेसमेंट की इक्वल है, और इसका रिलेशन ये है। ये आई होप आपको क्लियर हो गया। अब फाइनली हमें तीनों रिलेशन मिल चुके हैं, और ये है माइनस टाइम्स ऑफ ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। तीनों रिलेशंस आपको ध्यान रखने हैं, ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दो और हैं, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, उसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। लेकिन आई होप ये तीनों बातें आपको पता लग गई। अब एक और चीज़ आपसे पूछा जा सकता है, सबसे पहले इन तीनों का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और इनका आपस का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इन फार्मूलाज की हेल्प से आप निकाल तो लेंगे और इसको आगे यूज़ भी करेंगे, लेकिन इनका ग्राफिकल रिलेशन और इनका आपस का रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक बार फाइनल जरा इनका ग्राफ कर लें और फिर इनका रिलेशन एक बार वापस रिकॉल कर लेते हैं और फाइनल कर लेते हैं। तो इसको मैं हटा देता हूँ। आई होप आपने इसको समझ लिया है, नोट कर लिया है। आइए जरा ग्राफिकली देख लें। इसका ग्राफ हमने बनाया हुआ था, साइनोसाइडल है, ए है। तो आई होप आपको क्लियर था कि y का जो रिलेशन हो जाएगा वो कुछ इस तरीके से चलेगा, और इसकी जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगी यानी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड
यहाँ इसकी जो मैक्सिमम वाई की वैल्यू होगी वो एम्पलीट्यूड के बराबर यानी ए के बराबर होगी, यानी साइनोसाइडल ग्राफ बन जाएगा। अब अगर हम बात वी की करें तो वी में कॉस का रिलेशन चल रहा है, तो अगर एक तरफ वी हो और एक तरफ टी हो या फिर ओमेगा हो तो आप कैसे देखेंगे इसको, ये जरा देख लीजिए, या फिर थीटा हो तो v कॉस का फंक्शन है। पहले तो कॉस देखिए और इसकी v की मैक्सिमम वैल्यू किस चीज के बराबर है, तो a ओमेगा के। अब आप ध्यान से समझिए, अगर ओमेगा की वैल्यू 1 से बड़ी हुई तो a इंटू ओमेगा कहीं ना कहीं एक बड़ी वैल्यू ऑप्ट होगी। तो दो चेंजेस आएंगे, पहला तो ये साइन का है तो ये कॉस का होगा, दूसरा इसका एम्पलीट्यूड भी अलग होगा। अगर ओमेगा बड़ी वैल्यू है ए से तो ये बड़ी वैल्यू हो जाएगी मल्टीप्लाई होकर के, छोटी है तो छोटी वैल्यू हो जाएगी। मैं फिलहाल मान लेता हूँ ओमेगा की वैल्यू 1 से ज़्यादा बड़ी है, ऐसे में ए इंटू ओमेगा मल्टीप्लाई होकर एक बड़ी क्वांटिटी बनेगी। तो कॉस का जो एम्पलीट्यूड होगा सॉरी वी का, वो इसके कंपैरिजन में ज़्यादा होगा। कितना ज़्यादा होगा, ए टाइम्स ऑफ ओमेगा टाइम्स। तो ये ओवरऑल स्टोरी कुछ ऐसी रहेगी कि ये चलेगा कॉस के अकॉर्डिंग, लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है कि ये इसका एम्पलीट्यूड भी बहुत बड़ा होगा, मतलब इससे बड़ा होगा। अब आ जाइए थर्ड एक्सेलरेशन की बात करते हैं। ये एग्जैक्टली साइन के फंक्शन में चल रहा है लेकिन नेगेटिव साइन है, यानी जब अगर ये ऊपर जा रहा है तो वो नीचे जाएगा। लेकिन एक और चेंज होगा, यहाँ जो एक्सेलरेशन है वो इससे भी बड़ा है। मतलब अगर मैं एक्सेलरेशन का ग्राफ प्लॉट करूँ तो दो चेंजेस आएंगे। एक तो साइन का है तो शुरू तो जीरो से ही होगा, लेकिन क्योंकि नेगेटिव में है तो मैक्सिमम के वक्त माइनस से ओमेगा स्क्वायर होगी, तो ये ग्राफ नीचे जाएगा नेगेटिव में, और एम्पलीट्यूड तीनों में सबसे ज़्यादा बड़ा होगा ए ओमेगा स्क्वायर, यानी ए ओमेगा स्क्वायर। आई होप का आपका ये एम्पलीट्यूड वाला सीन समझ आया। सबसे कम एम्पलीट्यूड इसका, उससे बड़ा इसका, और सबसे बड़ा इसका, क्योंकि इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो ए ओमेगा स्क्वायर के ठीक बराबर है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये तब जब ओमेगा की वैल्यू बड़ी हो 1 से, छोटी होगी तो ये छोटी भी हो सकती है उसी के रेशियो में। तो आई होप आपको तीनों का कंपैरेटिव ग्राफ पता लगा कि तीनों का ग्राफ क्या है, इसकी वैल्यू आपको पता लगी। यहाँ वी मैक्स वी नॉट की वैल्यू ए ओमेगा हो जाएगी, और ए मैक्स की जो वैल्यू होगी वो ए ओमेगा स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन देखिए तो दिस, तो ये वाली वैल्यू आपको पता होना चाहिए, प्लस माइनस दोनों, क्योंकि ये प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। तो जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड है वो ए ओमेगा स्क्वायर के बराबर है, और जो मैक्सिमम वेलोसिटी है वी मैक्स वो ए नॉट ओमेगा है, और वाई की जो मैक्स वैल्यू है वो तो ए के बराबर है। ये भी तीनों बातें आपको पता होनी ज़रूरी हैं, तीनों के ग्राफ पता होना ज़रूरी है। एक और बात, इसके और इसके बीच का रिलेशन एलिप्टिकल मैंने बता दिया था, अब इसके बीच का रिलेशन भी एक बार देख लेते हैं। तो आई होप पहले आपने यहाँ से देख लिया, लास्ट इनका म्यूचुअल रिलेशन पर डिस्कशन कर लें तो टॉपिक खत्म हो जाएगा। जरा इन दोनों के वापस रिलेशन को रिकॉल करते हैं। आपको याद है वी स्क्वायर अपॉन ओमेगा इंटू ए का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये वाली वैल्यू क्या थी, ये इन दोनों के बीच का आपस का रिलेशन था, और देखा था कि ये एलिप्स की इक्वेशन से मैच कर रहा है, तो आपने कह दिया कि ये एलिप्टिकल है, ठीक है। और जब ओमेगा की वैल्यू 1 होगी तो सर्कुलर हो जाएगा। अब क्या है, जरा इनके आपस में देखिए कि इनका आपस में क्या रिलेशन है, v और a का आपस में। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इनका क्या है, इनका क्या है वो सारी करेंगे। पहले इन दोनों का, फिर इन दोनों का, फिर इन दोनों का, ये तीन चीजें हैं। तो पहली चीज तो क्लियर हो गई। अब आ जाते हैं इसका आपस में। तो यहाँ v है, अगर यहाँ x आ जाए, सॉरी a आ जाए, तो v और a का रिलेशन पता लग जाए। तो अभी आपने सीखा है a का फार्मूला क्या है, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए नॉट साइन ओमेगा टी। ए नॉट साइन ओमेगा टी को y लिख सकते हैं या फिर x लिख सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ y भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अल्टीमेटली यहाँ आप डिस्प्लेसमेंट है मैटर, अगर डिस्प्लेसमेंट अगर y से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो y है, या फिर x से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो x से। क्योंकि मैंने यहाँ डिस्प्लेसमेंट को x लिया हुआ है तो फिलहाल मैं इसको भी x ले लेता हूँ। अगर यहाँ y लेता तो इसको भी y ले लेता, एक ही बात है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं। तो a का फार्मूला क्या है, ओमेगा स्क्वायर x। तो सोचिए x का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना हो जाएगा, तो a बाई ओमेगा स्क्वायर। अगर इसको उठा करके यहाँ पुट कर दें तो रिलेशन क्या हो जाएगा, v स्क्वायर अपॉन ओमेगा इंटू ए का होल स्क्वायर, और प्लस x की जगह a रखो तो ऊपर आ जाएगा a स्क्वायर अपॉन नीचे ओमेगा स्क्वायर का भी स्क्वायर आ जाएगा, यानी ओमेगा स्क्वायर a का होल स्क्वायर, क्योंकि जो a स्क्वायर है ये यहाँ से आ जाएगा, और ओमेगा स्क्वायर यहाँ पुट करेंगे क्योंकि इसका स्क्वायर है x की जगह,
तो एंटायर ये x है, तो x का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर ओमेगा की पावर 4 आ जाएगा, उसको यहाँ से आप सेट कर सकते हैं और a को इसके अंदर ले लिया। अब आप फिर से देखिए, ये सिर्फ ओमेगा a है और ये ओमेगा स्क्वायर a है, दोनों की वैल्यू में डिफरेंस है इज इक्वल टू 1, तो क्या ये भी एलिप्टिकल नहीं आ गया, ये a और ये b, तो फिर से वापस इन दोनों का रिलेशन भी कैसा है, तो आप कहेंगे एलिप्टिकल है। आई होप आपको क्लियर है, इनका आपस का रिलेशन भी कैसा होगा, एलिप्टिकल। तो ये इसको देख करके, और फिर से अगर ओमेगा की वैल्यू 1 आ जाए तो पावर 4 भी 1 ही आ जाएगा, तो फिर से सर्कल हो जाएगा, यानी कि फॉर ओमेगा इज इक्वल टू 1 इट बिकम सर्कल। ये कैसा हो जाएगा, तो ध्यान रहे ये सर्कुलर हो जाएगा, सर्कल बन जाएगा। तो आई होप कि आपको ये दोनों कहानियाँ क्लियर हैं बहुत अच्छे तरीके से। तीसरा, मान लो आपसे पूछ लिया जाए इनका आपस के क्या रिलेशन है, तो ये आपको पहले से ही पता है, a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, यानी a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नेगेटिव y के, तो इसका ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन, और क्योंकि नेगेटिव स्ट्रेट लाइन है तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, नीचे की तरफ, एक तरफ a है एक तरफ y है, y जैसे जैसे बढ़ेगा a डिक्रीज होगा, नेगेटिव प्रोपोर्शन वाला ग्राफ है, नेगेटिव डायरेक्टली प्रोपोर्शन, यानी स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड। तो एक ये इसका भी इलिप्स और इसका भी इलिप्स, तो आई होप इसका मतलब स्ट्रेट लाइन हो गई दोनों की इक्वेशन, और इसका और इनका आपस में एलिप्टिकल रिलेशन हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था जो आपको ध्यान रखना चाहिए। तो ये इस एंटायर लेक्चर में कवर किया, लेक्चर नंबर 2 में डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इनके म्यूचुअल रिलेशंस, इनके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। अब नेक्स्ट वीडियो में इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और एनर्जी एसोसिएटेड इन एसएचएम उसकी चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो में। थैंक यू एंड टेक केयर।